स्वागत है आप सभी का। वक्त हो गया है कुरुक्षेत्र का। मैं हूं सौरभ शर्मा। आपको बता दें, बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी अब अभी खत्म हुई है और प्रधानमंत्री का इस कार्यकारिणी के समाप्ति पर जो संबोधन होना था वो भी हो चुका है। उनका जो संदेश है अपनी पार्टी के लिए वो दे चुके हैं और थोड़ी देर में उन्होंने क्या कहा है, क्या बताया है, इसके बारे में जानकारी पार्टी की तरफ से दी जाएगी। इतना जरूर पता चला है कि सारा जोर जो है इस बार कार्यकारिणी में जो चर्चा हुई वो इस वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 में होने वाले आम चुनाव, लोकसभा चुनाव की रणनीति तय करने और उसे जीतने पर है। 2024 की बात करें तो चुनावी लड़ाई के 3 मोर्चे आपको बिल्कुल अलग अलग खड़े दिखाई दे रहे हैं। तीनों की अलग अलग स्ट्रैटेजी है, अलग अलग अंदाज है। बीजेपी का मोर्चा है, कांग्रेस का मोर्चा है और एक अलग तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिश है जिसकी अगुवाई फिलहाल केसीआर करते दिखाई दे रहे हैं। पहले बीजेपी की बात करते हैं। आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यह तय किया गया कि 2024 के चुनाव में संगठन का चेहरा जेपी नड्डा ही होंगे। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उनकी लोकप्रियता के आधार पर बीजेपी जनता के बीच जाएगी। गृहमंत्री अमित शाह ने आज साफ कर दिया कि हमें 23 और 24 में 10 के 10 चुनाव जीतने हैं। कोई चुनाव छोटा या बड़ा नहीं है। 2024 में स्ट्राइक रेट को और बढ़ाना है। 2019 से ज्यादा बड़ी जीत हासिल करनी है। मतलब बीजेपी के लिए 9 विधानसभा सेमीफाइनल की तरह होंगी और लोकसभा का चुनाव फाइनल। बीजेपी ने चुनावों के लिए अपना सिलेबस भी तैयार कर लिया। फील्ड फोर्स को मोबिलाइज कर दिया है। बूथ बाय बूथ मॉनिटरिंग के लिए टीम तैयार की है। पार्टी इलेक्शन स्ट्रैटेजी में गुजरात मॉडल पर चलेगी, यह भी तय कर लिया गया है। जेपी नड्डा सीआर पाटिल वाला फॉर्मूला लागू करेंगे। माइक्रो मैनेजमेंट किया जाएगा। बीजेपी के अलावा दूसरी ओर है कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी। राहुल गांधी इस वक्त पंजाब में है। 30 जनवरी को उन्होंने 23 विपक्षी पार्टियों को न्योता दिया है। अभी तक सिर्फ इतना साफ हो पाया है कि इसमें कौन कौन नहीं आएगा। कौन कौन आएगा इसकी कंफर्मेशन नहीं है। राहुल गांधी लगातार जिस तरह चुनाव को विचारधारा के मुद्दों पर लेकर के जा रहे हैं उससे साफ है कि उनका सारा ध्यान पब्लिक का फोकस और देश का नैरेटिव 2024 के चुनाव पर लाना है। विधानसभा चुनावों को लेकर उनका रवैया गुजरात और हिमाचल में आप देख चुके हैं। कर्नाटक को लेकर कांग्रेस पार्टी को काफी उम्मीदें दिखाई दे रही हैं। वहां प्रियंका गांधी पहुंच चुकी हैं। 2023 के सेमीफाइनल को लेकर कांग्रेस में लेकिन वैसा जोश जो बीजेपी दिखा रही है फिलहाल नहीं दिखाई दिया। इसके अलावा एक तीसरा मोर्चा और बन रहा है जिसकी अगवानी केसीआर कर रहे हैं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री। वो अपना कद क्षेत्रीय राजनीति से बढ़ाकर राष्ट्रीय कद करना चाहते हैं। उन्होंने अपनी पार्टी का नाम भी तेलंगाना राष्ट्र समिति से भारत राष्ट्र समिति कर लिया है। कल केसीआर ने अपने मोर्चे के नेताओं को भी बुलाया है। हैदराबाद में बड़े बड़े कटआउट लगे हैं। इस मोर्चे में नीतीश कुमार को भी न्योता दिया गया था लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। नीतीश कुमार ने कहा कि वो किसी तीसरे मोर्चे में नहीं बल्कि मोदी विरोध के मुख्य मोर्चे में शामिल होना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि विपक्षी एकता खंडित हो। जो पोस्टर और कटआउट लगे हैं उनमें ममता बनर्जी भी दिखाई नहीं दी। जिनके कटआउट नजर आ रहे हैं उसमें केजरीवाल हैं, भगवंत मान हैं। दोनों एक ही पार्टी से हैं लेकिन उनकी पार्टी का लोकसभा में एक भी सांसद नहीं है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और लेफ्ट के नेता डी राजा भी दिखाई दे रहे हैं, दोनों लेफ्ट से। और तीसरे अखिलेश यादव हैं। इस मोर्चे को कितना सीरियसली लिया जाए इसके बारे में बात की जा सकती है। तो मोदी के सामने जो पिक्चर बनकर उभर रही है उसमें स्ट्रैटेजी के लेवल पर, चेहरे के स्तर पर, विधानसभा जीतकर लोकसभा जीतने की योजना पर किसकी क्या तैयारी है ये समझी जा सकती है। आज कुरुक्षेत्र में यही बात होगी कि कौन सी पार्टी या मोर्चा कितनी सीटों को टारगेट करके चुनाव लड़ रहा है। मोदी की पार्टी ने साफ कर दिया कि इस बार निशाना 350 पर है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश से इस वक्त मोदी राज को हटाना जरूरी है लेकिन उसके लिए तैयारी कितनी है और क्या केसीआर का मोर्चा किंग की बजाय किंग मेकर बनने के लिए चुनाव लड़ रहा है, इस पर हम बात करेंगे। आपको बता दें कि थोड़ी देर में प्रधानमंत्री के इस संबोधन के बारे में बीजेपी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया जाने वाला है। हमने बिहार में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट प्राप्त किया। महाराष्ट्र में भी एनडीए को गिन लें तो हम फिर से चुन कर आए। हरियाणा में भी हमारी सरकार बनी। इसके बाद उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, आसाम, गुजरात, इस सब जगह भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने 3 सीट से 77 सीट का बहुत बड़ा फासला एक ही 5 साल में तय किया और
हम तमिलनाडु और दक्षिण के राज्यों में भी, तेलंगाना में भी एक ताकत बनकर धीरे धीरे सैन उभर कर आ रहे हैं। मोदी जी का जो करिश्माई नेतृत्व है, जो लोकप्रियता है, वो लोकप्रियता को मत में परिवर्तित करने में और मत को मतदान मथक तक पहुंचाने में नड्डा जी का नेतृत्व में संगठन का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मोदी जी की लोकप्रियता को पूरे देश भर के अंदर इसको आधार बनाकर भारतीय जनता पार्टी के काम को विस्तार करने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। मुझे विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में, नड्डा जी के संगठनात्मक नेतृत्व में 19 से भी ज्यादा बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी चुन कर आएगी और मोदी जी फिर से इस देश के प्रधानमंत्री बनकर इस देश का नेतृत्व करेंगे। तो बीजेपी ने अपना टारगेट सेट भी कर लिया और बता भी दिया, किसका क्या रोल होगा यह भी तय कर दिया। कार्यकर्ताओं से लेकर पार्टी के बड़े पदाधिकारी, हर किसी की जिम्मेदारी भी तय हो गई है। और अब इस वक्त प्रधानमंत्री ने क्या अपनी पार्टी के लिए विचार रखे हैं इस कार्यकारिणी में, वो बताया जा रहा है। देवेंद्र फडणवीस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी हम लोगों के मध्य हैं। मैं आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी से आग्रह करूंगा कि मीडिया के बंधुओं को संबोधित करें। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी अभी भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति की जो बैठक संपन्न हुई, इस बैठक का समापन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बहुत ही प्रेरक उद्बोधन से हुआ। और मैं ऐसा मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन ये प्रेरक भी था, दिशा दर्शक भी था और भविष्य की राह दिखाने वाला था। सबसे महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री जी ने जो कही वो ये थी कि भारत के जीवन का सर्वोत्तम काल आ रहा है, हम सामने देख रहे हैं। ऐसे समय हम लोग मेहनत में पीछे न रहे, प्रयत्नों की पराकाष्ठा करें, अपने जीवन का क्षण क्षण और अपने शरीर का कण कण हम भारत की इस विकास गाथा में लगाए और भारत के इस सर्वोत्तम काल के साक्षी हम लोग बन सकते हैं। इस प्रकार की एक बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही और साथ साथ ये भी कहा कि इस अमृत काल को कर्तव्य काल में परिवर्तित करें, तभी हम अपने देश को तेजी के साथ आगे ले जा सकते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक प्रकार से ये बताया कि भारतीय जनता पार्टी अब केवल राजनैतिक आंदोलन भर नहीं है, तो उसका रूपांतरण एक सामाजिक आंदोलन में हुआ है, जो समाज के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के लिए काम करने वाला, कार्य करने वाला उपकरण इस रूप से आज कार्य कर रही है। और उसी अनुरूप हमारे कार्यकर्ताओं ने भी काम करना चाहिए। साथ ही में उन्होंने कुछ कार्यक्रम भी हम लोगों को विशेष रूप से करने को कहा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के मोर्चों के कार्यक्रम बॉर्डर विलेजेस के साथ हमारा संपर्क ज्यादा बने, उनका मेन स्ट्रीमिंग ये हम लोग कर पाए और वहां पर हमारी एक्टिविटी बढ़े, ताकि हमारा संपर्क सूत्र भी वहां बने और हमारी विकास की योजनाएं भी बॉर्डर तक पहुंचे। उसी प्रकार से आकांक्षी जिलों के विकास में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की भूमिका हो। जहां पर हम लोग अगर माल न्यूट्रिशन से लड़ाई कर रहे हैं,
तो क्यों ना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी अपने ओर से वहां पर कोई ना कोई ऐसा कार्य चलाए कि जहां से न्यूट्रिशन मिशन को एक मदद हो। आकांक्षी जिलों में जो कार्य चल रहे हैं वो कार्य गति से हो, इस पर हम लोग ध्यान दें। उसमें कहीं कहीं गड़बड़ नहीं हो रही है, इसकी ओर हम ध्यान दें। ये बात भी उन्होंने हम सभी को बताई है। इसके साथ साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत इस संकल्प को दोहराते हुए हमारे सारे राज्य एक दूसरे के साथ समन्वय करें, एक दूसरे के भाषा को, कल्चर को हम किस प्रकार से अपनाएं, किस प्रकार से उसके साथ हम लोग एक भावनात्मक रूप से जुड़े, इसके भी कार्यक्रम हो। जिस प्रकार से काशी में तमिल संगमम हुआ, उसी प्रकार से हम लोग अलग अलग भाषाओं को साथ में लेकर इस भारत को एक भारत के रूप में कैसे तैयार करें, ये भी बात उन्होंने हम सबके सामने रखी। एक बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि आज जैसे हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से विशेष रूप से जेंडर डिस्पैरिटी को दूर करने का प्रयास किया, और जिस प्रकार से उस बेटी को बचाने की कोशिश की जो बेटी समाज की कुरीतियों के कारण गर्भ में ही मारी जा रही थी, उन्होंने कहा इसी प्रकार से आज हमारी धरती माता की पुकार को भी हमें सुनना है। जिस प्रकार से हम लोग केमिकल्स का, फर्टिलाइजर्स का अनन्वित उपयोग करते हुए हमारी धरती माता को प्रदूषित कर रहे हैं, जिस प्रकार से आज इस प्रदूषण के कारण क्लाइमेट चेंज की विभीषिकाओं से, जलवायु परिवर्तन की विभीषिकाओं से हमें जूझना पड़ रहा है, हमको धरती माता की पुकार सुननी होगी और धरती माता की इस पुकार को सुनते हुए, चाहे वो प्राकृतिक खेती हो या एनर्जी ट्रांजिशन हो, इन सारे विषयों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। और इसमें हम किसानों को किस प्रकार से प्रेरित कर पाए, किस प्रकार से उनको मदद कर पाए, इसको एक मिशन के रूप में हम कैसे ले पाए, ताकि जलवायु परिवर्तन में और उसके खेती किसानी पर होने वाले परिणाम और उससे धरती माता पर होने वाले परिणाम, इसको हम कैसे दूर करें, इसके ऊपर भी हम लोग कार्य करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि विशेष रूप से हम लोग 18 से 25 इस आयु की जो हमारी तरुणाई है, इस तरुणाई ने भारत के राजनीतिक इतिहास को देखा नहीं है। उन्हें यह पता नहीं है कि भारत में पिछली सरकारों में किस प्रकार से अनाचार, दुराचार और भ्रष्टाचार देखा गया, किस प्रकार का कुशासन था और कहां भारत आज चलते हुए आया है और किस प्रकार से हम सुशासन की ओर जा रहे हैं। इसलिए 18 से 25 इस आयु के जो हमारे युवा है, इनमें भी जागृति तैयार करना, इनको भी लोकतंत्र के मूल्यों के साथ जोड़ने की कोशिश करना, और साथ साथ किस प्रकार से के कुशासन से हम सुशासन की ओर आए हैं, ये बताकर उनको सुशासन के साथ जोड़ना, और सुशासन का महत्व क्या है,
सुशासन से देश कैसे परिवर्तित होता है, ये सारी बातें उन तक पहुंचाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी को आने वाले दिनों में करना है। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी भाजपा जोड़ो अभियान चलाएगी, जिसमें सभी लोगों को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने का प्रयास हम करेंगे। और प्रधानमंत्री जी ने एक बात बहुत स्पष्टता से बताई कि हम लोगों को संवेदनशीलता के साथ समाज के सभी अंगों के साथ अपना रिश्ता जोड़ना है। आज भारतीय जनता पार्टी सभी समाजों तक पहुंची है, लेकिन कहीं पर अगर कोई कमी है भी दूर करना होगा। और साथ साथ ये भी संदेशा उन्होंने दिया कि ये सारी चीजें करते हुए केवल वोट की चिंता मत कीजिए, वोट के लिए ये सारी चीजें मत कीजिए, हमें देश और समाज को बदलना है, ये हमारा कर्तव्य है। कोई वोट दे या न दे, अगर हम इस सामाजिक काम को आगे करते जाएंगे, लोगों को जोड़ते जाएंगे, तो लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। इसलिए कोरी राजनीति का विचार न करते हुए हम समाज नीति को लेकर किस प्रकार से अपने देश के इस अमृत काल को नए रूप से परिभाषित कर पाए, इसकी ओर भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा ध्यान दे। एक और चीज़ प्रधानमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी के हम सभी को बताई है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें तो देवेंद्र फडणवीस बता रहे हैं, प्रधानमंत्री ने पार्टी के वर्कर्स को, नेताओं को संबोधित करते हुए क्या कहा। और बड़ी बात आपको बता दें, जो बाहर जो पता चल रही है वो ये कि प्रधानमंत्री मोदी ने फिर से अपनी पार्टी के सामने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये मंत्र याद दिलाया है। और एक बार फिर वो बात दोहराई है जो उन्होंने हैदराबाद में हुई पिछली कार्यकारिणी में कही थी। उन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता पसमानदा मुसलमान, बोहरा समाज और प्रोफेशनल मुस्लिम्स तक अपनी बात ठीक से पहुंचाएं और सरकार की कल्याणकारी योजनाएं उन तक पहुंचे, इसमें वो सहयोग करें। तो एक बार फिर से आप देखिए, पसमानदा मुसलमानों का जिक्र हुआ है, साथ में बोहरा समाज का और प्रोफेशनल मुस्लिम्स, ये तीन समाज का जिक्र उन्होंने खासतौर पर किया, तीन तबकों का भी। देवेंद्र फडणवीस भी कह रहे थे कि वोट की चिंता किए बगैर आप उन वर्गों तक पहुंचिए जहां तक हम अभी नहीं पहुंच पाए हैं और उनके लिए काम कीजिए, और चिंता मत कीजिए कि वो आपको वोट देते हैं कि नहीं देते हैं। और हमें जो बात पता चल रही है उसमें उन्होंने खुलकर इस बात का जिक्र किया है कि पसमानदा मुसलमान, जिनको कि माना जाता है कि मुस्लिम समाज का सबसे पिछड़ा तबका है, सबसे वंचित तबका है, उस तबके तक बीजेपी के वर्कर पहुंचे। बोहरा समाज, जिनके बारे में ये माना जाता है कि उसमें काफ़ी संख्या में लोग बीजेपी के समर्थक भी हैं, उन तक जाया जाए। और प्रोफेशनल मुस्लिम्स, उन तक बीजेपी जो है अपनी बातें पहुंचाए और सरकार की योजनाओं के जिक्र उन तक करे, उन तक उनकी रीच बढ़ाए। और ये भी कहा है कि फिजूल की बयानबाजी से बचें। तो नरेंद्र मोदी ने साफ अपनी पार्टी के सामने बात रखी है कि कोई ऐसी बयानबाजी न करें जिसकी ज़रूरत ना हो, कोई फिजूल की बात ना करें, बेवजह कोई बयान कोई भी नेता न दें, और आप जाएं उस तबके के बीच जहां अब तक बीजेपी की पहुंच नहीं है। खासतौर पर मुस्लिम समुदाय की बात उन्होंने खुलकर कही है और पसमानदा मुसलमानों का जिक्र उन्होंने एक बार फिर खुलकर कहा है। और यह कहा है साफ साफ कि मुस्लिम समाज के बारे में कोई गलत बयान ना दें। देखिए, बिल्कुल खुलकर के ये बात सामने आई है, मुस्लिम समाज के बारे में कोई गलत बयान न दिया जाए। पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता या नेता की तरफ से कोई बेवजह बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। तो ये बड़ा स्पष्ट एक निर्देश ही आप कहें प्रधानमंत्री ने अपने स्तर से दिया है अपनी पार्टी को। जो आरोप उनकी पार्टी के कई नेताओं के ऊपर अक्सर लगते हैं, कई ऐसे बयान आते हैं पार्टी के कई कार्यकर्ता, कई छोटे कार्यकर्ता, कभी कोई नेता कुछ कह देता है जिससे किसी की भावनाएं आहत होती हैं, तो बड़ी स्पष्ट शब्दों में प्रधानमंत्री ने इस बात को कहा है कि आप एक तो गरीब मुसलमान तक पहुंचिए, पार्टी के कार्यक्रम पहुंचाइए, सरकार की नीतियां पहुंचाइए, और दूसरा मुस्लिम समुदाय को लेकर के कोई ऐसी गलत बात नहीं किसी के जरिए जानी चाहिए जिससे किसी को ठेस पहुंचे। कोई बेवजह बात नहीं होनी चाहिए किसी के भी जरिए। तो बड़ी स्पष्ट तरीके से ये बात प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में अपने समापन भाषण में कही है, जो आज दिल्ली में जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दूसरे दिन की खत्म हुई है। और बड़ा स्पष्ट उन्होंने नाम लेकर के कहा है कि
मुस्लिम समाज के बारे में गलत बयान ना दें। और इसको लेकर के आगे हम लोग बात करते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। राकेश सिन्हा जी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, हमारे साथ है। राकेश जी स्वागत है। डॉली शर्मा जी कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ हैं। डॉली जी स्वागत है आपका। ललितेश त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, तृणमूल कांग्रेस के विधायक भी हैं, प्रवक्ता भी हैं। त्रिपाठी जी स्वागत है। संजय कुमार जी सोफोलॉजिस्ट हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, CSDS के प्रोफेसर हैं। संजय जी स्वागत है। और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। हर्ष जी स्वागत है आपका भी। राकेश जी, ये बात जो अब सामने आ रही है बड़े स्पष्ट शब्दों में प्रधानमंत्री ने कही है, और ये एक किस्म का इल्जाम भी लगता रहता है। कई बार ऐसी बयानबाजियां होती हैं जो कहा जाता है कि इसमें मुस्लिम समाज को टारगेट किया जा रहा है, और विपक्ष खासतौर पर कहता है कि इससे भारत की छवि खराब हो रही है। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा मुस्लिम समाज को लेकर कोई गलत बयान नहीं आना चाहिए। देखिए, विपक्ष का आरोप और प्रधानमंत्री जी का संदेश दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। विपक्ष तो स्वयं तुष्टीकरण की नीति और हिंदू मुस्लिम विमर्श के आधार पर देश की राजनीति को चलाना चाहता है। प्रधानमंत्री जी ने जो महत्वपूर्ण बात कही है, और वह महत्वपूर्ण बात सिर्फ चुनाव की दृष्टि से, राजनीति की दृष्टि से नहीं, एक राजनेता के रूप में उन्होंने देश को संदेश दिया है। देखिए, मुस्लिम समाज में एक बड़ा तबका जिसको पासमानदा कहते हैं, ये वे लोग हैं जो लाल बेगी है, जुलाहा है, नाई है, धोबी है। ये बड़ा वर्ग है, जो वर्ग अल्पसंख्यक के रूप में जो मुस्लिम समाज को लाभ मिल रहा है उसका भी लाभ नहीं ले पा रहे। वो मुस्लिम समाज के भीतर जो आंतरिक संरचना है, उस संरचना में वो सबसे नीचे पायदान पर है। इसका एक मैं बड़ी माकूल चीज बताता हूं कि अली अनवर जो जनता दल यू के कभी सांसद रहते थे, उन्होंने उनकी एक पुस्तक बिरला फाउंडेशन से प्रकाशित हुई है, मसावत का जंग। वो किताब बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें उन्होंने पूरा ऐतिहासिक रूप से दिखाया है कि किस तरह से ये पासमानदा समाज लगातार विक्टिम रहा है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से उन गरीब, उन निरीह और पिछड़े वर्ग को अपने सर्वसमावेशी नीति में लाने की अपील की है। जहां तक उन्होंने ये बात जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले कही है, और यदि आपकी बात को मैं सत्य मान लूं कि किसी भी नेता को मुसलमान किसी समाज की बारे में नहीं बोलना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट नीति रही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उसमें हम देश के सभी वर्ग को नागरिक के रूप में देखते हैं। और 2014 के बाद सौरभ जी एक बुनियादी परिवर्तन आया है, जो कि हमारे संजय जी या डॉली जी या ललितेश जी सब स्वीकार करेंगे कि 14 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के विकास के कार्यक्रमों को जमीन के स्तर तक लाने का काम किया है। जो राजीव गांधी जी का उस फ्रेज को बड़े गर्व के साथ हम लोग कहते थे कि 1 रुपये में 15 पैसा ही पहुंचता है, ऐसा लगता था जैसे यह कहकर हम कोई बड़े नए अर्थशास्त्री बन गए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या किया? आज किसी किसान मजदूर से पूछिए, 100 में 100 पैसा पहुंच रहा है। इसका एक बड़ी बात जो मैं अंत में कहना चाहता हूं, कल भी मैंने आपके चैनल पर कहा था, 49 करोड़ से अधिक लोग इंश्योरेंस के अंदर आ गए और 88,000 स्टार्टअप शुरू हो गया। इतना ही नहीं, 11 करोड़ टॉयलेट्स बन गए। तो जिन महिलाओं को, हमारी माँ बहनों को सड़क पे जाना पड़ता था, वो मुसलमान थे कि ईसाई थे कि हिंदू थे कि सिख थे, इसका कोई अर्थ नहीं। राकेश जी, ये बात ठीक है कि सरकार की योजनाओं में भेदभाव नहीं किया जाता, लेकिन प्रधानमंत्री को ये बात कहनी पड़ी अपनी पार्टी के सामने। इसके दो मतलब तो साफ हैं। एक, मुस्लिम समुदाय का विश्वास हासिल करना अभी बीजेपी के लिए बाकी है, ये वो काम है जो अभी आपको करना है। और दूसरे की इस किस्म की बयानबाजियां ना हो। प्रधानमंत्री अगर ये कह रहे हैं कि कोई भी गलत बात ना कही जाए, तो जाहिर है कि कहीं से तो कोई बात उठी है जिसके लिए प्रधानमंत्री को ये बात कहनी पड़ी। देखिए, भारत के विमर्श में कई तरह की न्यूनताएं, त्रुटियां रही हैं, और जब विमर्श में अनेक प्रकार की देश की राजनीति में हुई है, जब कहा गया मोदी जी का बूटी बूटी काट दो, जब ट्रिपल तलाक का डिस्कोर्स हुआ था, तब हम तो जेंडर जस्टिस की बात कर रहे थे। हम जेंडर जस्टिस हमारे लिए उतना ही जरूरी है जितना हिंदुओं में जेंडर जस्टिस जरूरी है, उतना मुसलमान और ईसाइयों में जरूरी है। उस वक्त जो विमर्श हुआ, उस विमर्श के कारण कभी जमीन के स्तर पर कुछ कार्यकर्ता, कुछ नेता क्रिया प्रतिक्रिया में कोई ऐसा बयान दे देते हैं जो पार्टी की मूल धारा, मूल पिंड के प्रतिकूल है। आप देख ले कि पार्टी का कोई बड़ा नेता, एक बड़े नेता का नाम बता दीजिए जो पार्टी का जिम्मेदार नेता है, इसने किसी भी समुदाय को अपनी जुबान से, अपने कर्म से, अपने व्यवहार से चोट पहुंचाई हो। हम तो तुष्टीकरण की नीति के खिलाफ हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबका साथ, सबका विश्वास
को जमीन स्तर पर अपने नीतियों और कार्यक्रमों से उतारा है। पार्टी को जो संदेश दिया है उसका मैं एक पंक्ति में कहना चाहता हूं। पार्टी को संदेश यह है कि हम सब तक पहुंचे, जो हम तक नहीं पहुंचे हैं गलतफहमियों के कारण, धारणाओं के कारण, दुष्प्रचार के कारण। हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वोट मिले या न मिले, वोट महत्वपूर्ण नहीं है सौरभ जी भारतीय जनता पार्टी के लिए। वोट मिले या ना मिले, हम विश्वास जीते। अच्छा ठीक है राकेश जी, अभी आपने कहा कि ये बातें अगर मैं सत्य मान लूं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे इस बात को विस्तार से जान के फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाता हूं। देवेंद्र, पिछली नेशनल एग्जीक्यूटिव में प्रधानमंत्री ने पसमानदा मुसलमानों तक पहुंचने की बात कही थी, आज वो बात फिर कही गई है, और उससे आगे क्या कहा है प्रधानमंत्री ने? और निश्चित तौर पर उससे आगे इस संदर्भ में इस बार उन्होंने प्रोफेशनल मुस्लिम शब्द का भी इस्तेमाल किया कि पसमानदा मुसलमानों के अलावा चाहे बोहरा समाज के लोग हों या फिर प्रोफेशनल मुस्लिम हों, जो कि आपकी बात को ठीक तरीके से समझ सकते हैं। जाहिर तौर पे मुसलमानों के अंदर एक बीजेपी को लेके अपोजिशन द्वारा जो नैरेटिव फैलाने की कोशिश की जाती है बीजेपी के खिलाफ, जैसा कि बीजेपी के नेता कहते हैं, तो उसे काउंटर करने के लिए किस प्रकार से बीजेपी संगठन के कार्यकर्ताओं को किन किन लोगों के पास पहले एक तरह से टारगेट ऑडियंस जिसे कहते हैं उसे करना चाहिए, तो उसमें उन्होंने पसमानदा मुस्लिम का नाम लिया, बोहरा समाज के लोगों का नाम लिया, और जो प्रोफेशनल मुस्लिम है यानी कि मुसलमानों का वो तबका जो कि पढ़ा लिखा है, आधुनिक सोच रखता है, वो ये इस बात को समझेगा कि दुनिया में भारत की स्थिति बाकी देशों की तुलना में कैसी है, हमारी सरकार अगर गवर्नेंस के लिए कुछ कर रही है तो वो कैसे कर रही है, उससे वो कंपेयर कर सकता है। जैसे कोविड के संदर्भ में ही देखेंगे, कोविड का पूरा जो अभियान केंद्र सरकार ने चलाया उसे दुनिया के दूसरे देशों से जब वो कंपेयर करेगा, वैक्सीनेशन का अभियान कंपेयर करेगा, तो उसे इस बात को ज़्यादा बेहतर तरीके से वो समझ पाएगा। फ्री अनाज की बात कर लें तो इस बात को बेहतर तरीके से समझ पाएगा। तो कोशिश ये की जा रही है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को कहा भी कि ये वोट बैंक के लिए नहीं करना है, ये सिर्फ वोट के लिए नहीं करना है, ये चुनाव के लिए नहीं करना है, बल्कि बीजेपी संगठन की ताकत वहां तक जाए। क्योंकि बार बार प्रधानमंत्री इस बात को कहते रहे हैं कि अगर देश को आगे बढ़ाना है तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास होना चाहिए। और उस कंडीशन में विश्वास जीतने की कवायद के तौर पर पीएम मोदी ने आज संगठन को ये मंत्र दिया है कि आपको इस ऑडियंस तक जाना है, और केंद्र सरकार हो या बीजेपी के शासन वाले राज्य की सरकारें, उनकी जो भी योजना है उन योजनाओं से इस तबके के हर एक व्यक्ति को फायदा हो, उसके लिए संगठन को अपनी ताकत देनी है, संगठन को अपनी ऊर्जा देनी है। और कुछ बयानबाजियों को लेकर प्रधानमंत्री ने कोई ताकीद की है, कोई गलत बात ना कही जाए मुस्लिम समाज के बारे में? नहीं, वो मुस्लिम समाज को लेकर उस संदर्भ में सीधे सीधे नहीं था कि किसी एक समाज को लेकर अनावश्यक बयानबाजी जो होती है वो किसी भी संदर्भ में हो सकती है। उस अनावश्यक बयानबाजी को लेकर बहुत सख्त निर्देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिया है कि, और बाकायदा उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि मना करने के बावजूद मानते नहीं और बयानबाजियां करते रहते हैं, और सिनेमाई अंदाज में बयानबाजियां करते हैं। अब सिनेमाई अंदाज से आप समझ सकते हैं कि किन किन नेताओं की तरफ उनका इशारा था। तो उस लिहाज से उन्होंने कहा कि पार्टी की तरफ से जब निर्देश दिया जाता है तब भी वो लोग नहीं मानते। अब समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री की तरफ से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उनके संबोधन के दौरान अगर ये फटकार लगाई जा रही है तो उसका असर निश्चित तौर पे वैसे नेताओं को होगा जो कि अपनी बयानों के मार्फत पार्टी को असहज करते रहते हैं। जाहिर तौर पे बीजेपी का अभी परिवार इतना ज्यादा बड़ा हो चुका है, इतना बड़ा एक समुद्र की तरह उसकी स्थिति है कि इसमें कई सारी लहरें होती हैं। कुछ लहरें जरूर ऐसी हो जाती हैं जिससे पार्टी का शीर्ष नेतृत्व असहज होता है। वैसी लहरों को कंट्रोल करने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भी करते रहे। उनकी अनेक बैठकों में हमने देखा है वो इस बात को कहते रहे हैं कि तभी बोलें जब जरूरी हो, अनावश्यक बयानबाजी करके विवाद पैदा करने की जरूरत नहीं। आज फिर से उन्होंने इस बात को दोहराया है, लेकिन ये किसी पार्टिकुलर कम्युनिटी के संदर्भ में नहीं था, ये ओवरऑल अनावश्यक बयानबाजी जो विवाद पैदा किया जाता है उसके संदर्भ में था। चलिए, इससे पहले जो आपने बात कही मैं एक बार डॉली जी के पास जाना चाहता हूं। मुस्लिम समाज के बीच पहुंचे, गरीब तबका, पासमानदा मुसलमान तक बीजेपी का वर्कर जाए, बोहरा समाज के बीच अपनी योजनाओं को लेकर के जाइए, और प्रोफेशनल मुस्लिम्स के बीच। अब इसे आप बीजेपी का आउटरीच प्रोग्राम समझती है मुसलमानों के बीच में? जब वो साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि इसको वोट के लिए ना करें, या विश्वास जीतने के लिए करें, कैसे देखती हैं इसको आप डॉली जी? देखिए, इनकी कथनी और करनी में शुरू से फर्क है। अगर प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं तो गुजरात में बिल्किस बानो को इंसाफ नहीं दिला पाए। लगातार आपने देखा होगा किस तरीके से बिल्किस बानो के साथ बलात्कार करने वाले, उनके परिवार की हत्या करने वाले लोगों को रिहा करने की चिट्ठी भारतीय जनता पार्टी ने लिखी। गृह मंत्री जी के यहाँ से वो चिट्ठी गई जिसकी वकालत भाजपा के नेताओं ने की गुजरात में, और उनको छोड़ दिया गया। तो किस तरीके से आप विश्वास दिलाएंगे? हम तो हमेशा से ये कहती हुई आई है कांग्रेस की हिंदुस्तान तो देश ही विभिन्नता में एकता का
है कि भाई अलग अलग तबके के लोग, अलग अलग जाति और धर्म के लोग यहाँ बड़े प्यार से रहते आए हैं। लेकिन आप देखिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी के फर्क है, ये जाके हरियाणा में जाट और नॉन जाट करेंगे, वहां फर्क डालेंगे, वहां फूट डालेंगे, ये गुजरात में कोई और चीज लाएंगे पोलराइज करने के लिए। दिन रात इनका एजेंडा सिर्फ वोट का है। ये कहते चाहे कुछ भी रहे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक चुनाव से निकलकर दूसरे चुनाव पर आ जाते हैं, फिर तीसरे चुनाव पर आ जाते हैं। वहां बेरोजगारी, देश 47 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी से जूझ रहा है, महंगाई आज चरम पर है। उसके अलावा किसान की आय दुगनी करने की इन्होंने बात की थी, किसान की आय घट गई। और कौन से तबके को इन्होंने राहत दी है? भुखमरी के इंडेक्स में आज हिंदुस्तान बांग्लादेश भूटान और इन सारे देशों से भी पिछड़ गया है। कहां पर आप राहत देने की बात आप कह रही करते हैं हैं? विश्वास जीतने की बातें केवल बातें हैं, और जब चुनाव का वक्त आएगा तो जो करना पड़ेगा चुनाव जीतने के लिए वो करेगी बीजेपी। बिल्कुल, हमेशा करते हैं, हमेशा करते हैं। इनकी कथनी और हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ यही चीज है करने की। दिखाते बहुत कुछ है, लेकिन करना इनको कुछ नहीं है देश के लिए। ठीक, बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी खत्म हुई प्रधानमंत्री के समापन संबोधन के साथ, और उन्होंने जो बातें कही, जो बाहर निकल करके बताई गई, उसमें 3 प्रमुख बातें अगर ढूंढी जाएं तो ये प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के जीवन का सर्वोत्तम काल अब शुरू हो रहा है, हमें उसका साक्षी बनना है और उसे और स्वर्णिम बनाना है। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि जो युवा वर्ग है, नौजवान जो हैं देश के 18 से 25 साल की उम्र के, वो ये नहीं जानते कि पूर्व की सरकारों में किस किस्म से कुशासन था देश के अंदर, किस किस्म से अलोकतांत्रिक काम होते थे, भ्रष्टाचार होता था। तो ये बात उनको पता चलनी चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा कि उनको ये पता चले कि कुशासन से कैसे देश को सुशासन की तरफ लाया गया है। और तीसरी प्रमुख बात उन्होंने एक बार फिर मुसलमान शब्द का इस्तेमाल करते हुए कही कि मुसलमानों के सबसे पिछड़े तबके तक आप पहुंचे, यानी उनकी पार्टी पहुंचे, पसमानदा मुसलमानों तक वो जाएं, बोहरा समाज के बीच में भी उनके लोग जाएं, और जो पढ़ा लिखा वर्ग, प्रोफेशनल वर्ग है मुस्लिम समाज का, उनके बीच में खास तौर पर जाकर अपनी बातों का प्रचार पार्टी को करना चाहिए। अब जो पार्टी अभी तक कहती आई कि अभी राकेश जी ने भी कहा कि हम अपीजमेंट के खिलाफ हैं। अब यह अपीजमेंट है कि आउटरीच है या और वोट हासिल करने के लिए जो बीजेपी ने अपने आप को लक्ष्य दिया है 350 सीटों का, क्या अब वो मुस्लिम वोट के बगैर हासिल नहीं हो सकता, इसलिए बात कही जा रही है। हम हर परिप्रेक्ष्य में इसको देख सकते हैं। एक बार मैं एक कमेंट प्रोफेसर संजय जी का लेना चाहता हूं। सर, पार्टी बात कर रही है कि हमें 2019 का रिकॉर्ड तोड़ना है, और अब पिछले साल की कार्यकारिणी से यह बात होनी शुरू हुई है कि बीजेपी मुस्लिम आउटरीच करना चाहती है। हम सब जानते हैं कितना वोट उस समाज से बीजेपी को आज तक आता है, लेकिन इस कोशिश को आप व्यवहारिकता के स्तर पर कैसे देखते हैं? सौरभ, देखिए, बीजेपी कोशिश तो कर रही है। आपने पिछले कार्यकारिणी का भी हवाला दिया, और आज की कार्यकारिणी में भी प्रधानमंत्री ने इस बात की अपील की, बल्कि खुल के कहा कि समुदाय के लोगों के खिलाफ जो टिप्पणियां की जाती है उससे बचना चाहिए। निश्चित रूप से एक संदेश देने की कोशिश है। अब इसका वोट में ये कितना परिवर्तन होगा, ये तो देखने वाली बात है। पहले हमने देखा नहीं किसी राज्य के चुनाव में कि मुस्लिम मतदाताओं का झुकाव पहले की अपेक्षा बीजेपी की तरफ ज़्यादा हुआ हो। ऐसा भी हमें कम से कम पिछले 5-7 सालों में तो देखने को नहीं मिला। बल्कि हम ये कह सकते हैं कि मुस्लिम समुदाय के लोगों में थोड़ी एक तरह से सेंसिटिविटी या आप कहें असहजता ज़्यादा दिखाई पड़ी बीजेपी के प्रति। लेकिन इस कारण से मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी के ये बयान आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि एक आउटरीच या आप कहें संदेश देने की कोशिश है। और इस संदेश से अगर मुस्लिम वोट इनकी तरफ शिफ्ट होता है, बीजेपी की तरफ शिफ्ट होता है, तो इलेक्टोरल गेन्स ही है। तो बीजेपी को इससे फायदे ही फायदे हो सकते हैं, नुकसान होने की तो कोई स्थिति दिखाई नहीं पड़ती। नहीं, बहुत से लोग प्रोफेसर साहब ये कहते हैं कि बीजेपी पोलराइजेशन की वजह से वोट हासिल करती है। जो भी एज बीजेपी को मिलता है वो ध्रुवीकरण से मिलता है। तो अगर आप हर समाज का विश्वास हासिल करने के लिए चलेंगे तो ध्रुवीकरण तो मुमकिन नहीं है, ऐसा कहा जाता है विरोधियों की तरफ से इनके लिए। हाँ, ये जरूर है कि ध्रुवीकरण करने के लिए तो आपको एक दूसरे के खिलाफ बातें करनी होंगी। अगर आप ये अपील करते हैं कि सब साथ चलें और सरकार को सबका ध्यान रखना चाहिए, तो ध्रुवीकरण नहीं कर सकते। ये ज़रूर है कि कभी कभी चुनाव में हमें ऐसा देखने को मिलता है, लेकिन ये कहना कि बीजेपी को सारे के सारे वोट सिर्फ ध्रुवीकरण पर मिलते हैं, मुझे लगता है ये बहुत सही आकलन नहीं है। मेरे नज़रिए में सही आकलन नहीं है। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि कभी कभी चुनाव में ऐसा देखने को नहीं मिला या किसी कंस्टिट्यूंसी में ऐसा देखने को नहीं मिला। ऐसा मिलता है कई बार, और उसके लिए सिर्फ बीजेपी ही जिम्मेवार हो, मुझे लगता है ये भी शायद अतिशयोक्ति होगी कि सिर्फ इसमें के लिए बीजेपी ही जिम्मेवार है। लेकिन
जो संदेश देने की कोशिश की जा रही है ये है कि ये राजनीति से ऊपर हटके हम बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव में जीत हार होती रहती है, जिस बात का वो बार बार जिक्र करते हैं। शायद जिक्र इस बात के लिए भी करते हैं क्योंकि उन्हें पता है अभी बीजेपी बड़ी एक डोमिनेंट पार्टी है, उस पार्टी को हरा पाना किसी पार्टी के लिए आसान नहीं है। तो एक संदेश दिया जा रहा है, इसके इंटरनेशनल मायने भी हैं क्योंकि सरकार आप देश में चलाते हैं लेकिन सरकार का दूसरे देशों के साथ संबंध भी है। आपकी छवि कैसी है प्रधानमंत्री के रूप में, देश की सरकार की छवि कैसी है, ये सब संदेश एक तरह से देश के लिए दिए जाते हैं और इंटरनेशनली भी संदेश दिए जाते हैं। हम तो सबको साथ लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं, भले ही समुदाय में अभी भी दुविधा है, उनके मन में आशंका है, लेकिन सरकार की तरफ से प्रयास लगातार किया जा रहा है। अभी आपने जैसे दुविधा, आशंका और असहजता आपने कहा कि मुस्लिम समाज में बीजेपी के प्रति देखने को मिलती है और वोटों में कोई बहुत किसी राज्य दर राज्य चुनाव में भी नहीं देखने को मिला कि बहुत बढ़ोतरी हुई हो। ललितेश जी, फिर भी प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि वोट से आगे बढ़ के सोचिए, ये सोचिए कि आपको देश के हर तबके का विश्वास हासिल होना चाहिए। अब डॉली जी का ये कहना है हाथी के दांत दिखाने की और खाने की ओर, आप कैसे देखते हैं? जी सौरभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से ये जो प्रधानमंत्री जी के आज दोनों बयान हैं, वो चाहते हैं कि ये सरकार सबका साथ और सबके विकास की नीति पे चले। ये हम लोग 2014 से सुने आ रहे हैं, 2014 से लगातार ये भारतीय जनता पार्टी का नारा रहा है। दुर्भाग्य है कि उनको 9 साल लगा है इस देश के 15% के इस मुस्लिम समाज का नाम लेने में। दुर्भाग्य इस बात का है कि जब इस समाज का नाम भी ले रहे हैं तो भी समाज के कुछ वर्गों को चुन के वो नाम ले रहे हैं। इसमें सबका साथ की नीति कहाँ रह जाती है। इसके साथ साथ अगर हम लोग देखें, सरकार और प्रधानमंत्री जी विशेष रूप से सिर्फ ये कह देना कि लोग बयानबाजी इस तरह की ना करें, उससे अगर संदेश चले जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। मगर विशेष रूप से इस देश की जनता ये चाहती है कि जिन लोगों ने इस तरह की बयानबाजी की है पीछे, उन लोगों के विरुद्ध भी कार्रवाई होनी चाहिए। इसको भी सरकार को, प्रधानमंत्री जी को सुनिश्चित करना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को सुनिश्चित करना चाहिए। मैं आपकी बात राकेश जी तक पहुंचाऊं, वो जवाब दें आपकी बात का। आपने कहा 15 साल लगे प्रधानमंत्री को मुसलमान शब्द कहने में। राकेश जी, देखिए, मुझे लगता है कि बिना हिंदू मुस्लिम की विपक्ष राजनीति नहीं कर सकते। 2014 में प्रधानमंत्री जी ने जो नीतियां बनाई, जनधन योजना जो अब लगभग 42 से 44 करोड़ या 47 करोड़ लोगों तक पहुंचा है, उसमें क्या सरकार के कर्मचारी और पार्टी के कार्यकर्ता ने कहा कि तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है? 49 करोड़ लोगों को जो इंश्योरेंस पहुंचा है, उसमें हमने पूछा है कि जाति धर्म क्या है? वास्तव में राज्य का काम होता है सभी नागरिकों को पुत्रवत व्यवहार करना और सभी को समान व्यवहार करना। यदि समान व्यवहार में एक भी इंस्टांस ललितेश जी, डॉली जी लाकर दिखा दे कि मोदी जी के शासन में मुस्लिम होने के कारण उसे उज्ज्वला योजना का लाभ नहीं दिया गया, मोदी जी के कारण उसे जनधन का लाभ नहीं मिला, तो हम एक अपराधी होंगे। देखिए, भारतीय राजनीति में सभी नागरिकों को नागरिक की तरह नहीं देखकर बहुसंख्यक अल्पसंख्यक की अवधारणा किसने लाया? संविधान सभा में किसने कहा था? तजामुल हुसैन ने, जो मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे बिहार के, उन्होंने संविधान सभा में क्या कहा था कि अल्पसंख्यक बहुसंख्यक शब्द ब्रिटिशों के द्वारा बनाया हुआ है, ब्रिटिश चले गए, अब इस शब्द को आप अपने शब्दकोश से बाहर फेंक दीजिए। कांग्रेस ने उस शब्दकोश में पहला शब्द बना दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जो मैंने कहा कि 11 करोड़ परिवार को जो शौचालय मिला, वो 11 करोड़ परिवार की जो महिलाएं सड़कों पे जाती थी, समय देख कर जाती थी शौच के लिए, क्या यह लाभ क्या जाति धर्म देखकर मिला? प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहा, जो मैंने पहले भी कहा, कि वोट हमारा अंतिम उद्देश्य नहीं है। जो पार्टी राष्ट्र निर्माण के लिए नेशन फर्स्ट लेकर चलती है, वोट तो आते जाते रहते, चुनाव में जीत हार होती भी रहती है। हम कभी 2 सीट वाले थे, आज देश की दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। मोदी जी ने कहा कि गलत बयानबाजी करने वाले लोग कभी कभी सुर्खियां पाने के लिए या कभी कभी किसी बयान की प्रतिक्रिया में, चाहे कांग्रेस के लोग हमें बूटी बूटी काटने के लिए कहते, हम अपने मूल पिंड से नहीं हटे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी और संघ के उस मूल पिंड को बताया है जिसे भारत के सभी नागरिकों को एक राष्ट्र एक जन, वन नेशन वन पीपुल की अवधारणा से, जो संविधान सभा की अवधारणा है, उसी को प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज राजनीतिक डिस्कोर्स का हिस्सा बनाया। हर्षवर्धन जी, दो बार से लगातार प्रधानमंत्री का एक संदेश,
मुसलमानों के बीच जाएं, गरीब मुसलमानों के बीच पार्टी जाए। इसको लेकर के पॉलिटिकली लोग वोट के नजरिए से इसको देखेंगे अभी, लेकिन जो बताया जा रहा है, प्रधानमंत्री ने कहा इसको आप राजनीति से और वोट से ऊपर उठ करके देखिए, हकीकत कहीं बीच में है क्या? सौरभ जी, एक तो ये कि अगर कोई राजनीतिक दल ये कहे कि ये हम सिर्फ जो है कुछ संत भाव से कर रहे हैं, तो उसको एकदम मानिए मत। सबसे पहले वो भारतीय जनता पार्टी कहे या कांग्रेस कहे, और मुझे लगता है कि ऐसा कहना भी नहीं चाहिए। अगर आप अच्छी राजनीति करेंगे सत्ता के लिए, सबको साथ लेकर चलेंगे, तभी आप ठीक से बात कर रहे हैं। तो अच्छी बात यह है कि इसको अब लोग सुन रहे हैं। लेकिन मैं चूंकि 2007 से कम मुझे ध्यान में है, और चूंकि नरेंद्र मोदी के साथ 2002 गोधरा के बाद वाले दंगे जुड़े रहे, बाद में क्लीन चिट मिल जाने के बाद भी लगातार चिपकाया जाता रहा, और राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी को इस हिंदू हृदय सम्राट वाली छवि से खूब लाभ मिला है। इसलिए भाजपा भी उसको किनारे नहीं करना चाहती थी। लेकिन एक बात आप ध्यान से समझिए, 2002 से पहले, सबसे पहले आप जब बाबरी ढांचा गिरा, और संदर्भ के साथ मैं बता रहा हूं तो सबके ध्यान में आ जाएगा, 4 राज्यों की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बर्खास्त हो गई थी। वापस आई क्या हिंदू मुसलमान? नहीं वापस आई। उत्तर प्रदेश में 14 साल का वनवास काटना पड़ गया। क्या हिंदू मुसलमान क्या वोट देने लगा था क्या भारतीय जनता पार्टी को? नहीं देने लगा था। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे तो 8% मुसलमान वोट करता था, अभी भी 8 से 9% है। संजय जी मेरे आंकड़े को दुरुस्त कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी चाहे अटल जी की रही हो, चाहे मोदी जी की रही हो, मुसलमान जस का तस खड़ा रहा। अब आपको देश के अलग अलग हिस्सों में पसमानदा एक्टिविस्ट दिख रहे हैं जो ये कहते हैं कि भैया मुसलमानों में एक वर्ग है जो सारा हिस्सा सत्ता के साथ मिलकर, और वो कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं, सत्ता के साथ मिलकर वो सारी मलाई खाता रहा, हमको किनारे छोड़ता रहा। नरेंद्र मोदी उसको कैटर करना चाह रहे हैं। गुजरात में भी उन्होंने ये प्रयास किया था, मुसलमानों के कई बड़े चेहरों को अपने साथ रखा था, लेकिन वो सफल नहीं हुए। अब सवाल यही है कि एक तो ये कि जो ये उग्र हिंदुत्व वाले हैं वो कितना भाजपा को इस रास्ते पर चलने देंगे, दूसरा जो मुस्लिम परस्त पार्टियां हैं वो कितना आरोप हमला तेज कर देंगी। मोदी जी ने 2014 के बाद सभी मीडिया जो प्रवक्ता थे उनके साथ बैठक में कहा था किसी के भी खिलाफ गलत बयानबाजी नहीं। सांसदों के साथ पहली बैठक में कहा था बिना सोचे मत बोलिए, और बोलिए तो हेडलाइन के लिए मत बोलिए। ये कोई नई बात नहीं, नरेंद्र मोदी अपनी राजनीति के शुरू से कहते आ रहे हैं। अब सवाल ये है कि आज जो बात कही गई है ये क्या केवल हेडलाइन भर रह जाएगी या इसका हम कोई असर आगे देखते हैं? और प्रधानमंत्री की इस बात में कितना वोट है, कितना विश्वास है, अब इसको लेकर के चर्चाएं आपको बहुत जोरों से सुनने को मिलेंगी। खासतौर पर जैसा अभी 2 वर्गों का भी जिक्र किया हर्षवर्धन जी ने, जो उग्र हिंदुत्व वाले लोग हैं वो इसको कैसे देखते हैं, और जिनकी पॉलिटिक्स ही मुस्लिम वोट पर चलती है वो लोग प्रधानमंत्री की नीयत पर शक जरूर करेंगे और क्या कहते हैं उस पर हमारी नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया राकेश सिन्हा साहब, डॉली शर्मा जी, ललितेश जी, संजय जी, हर्ष जी आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।